हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय भूगोल मॉडल पेपर नंबर 3 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने भूगोल का जो संजीव डेस्कर का मॉडल पेपर पहला और दूसरा हल करवा दिया है, वह आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट के अंदर जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी बताया गया है। और इससे के अलावा साथियों, हमने क्लास 12th के लिए ग्रुप बनाया है आरबीएसई क्लास 6 से लेकर के 12th तक। उस ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कीजिए। उसके अंदर और इसकी जो सारी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। इसके अलावा बोर्ड से आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हम उसके अंदर देते रहते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया जाएगा। तो साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट है, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। आप सभी से निवेदन है, आप अपने स्कूल का, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए संघर्ष करना स्टार्ट कर लीजिए। रातों से लड़ना स्टार्ट कीजिए। सपनों को सच करना है तो सोना नहीं है, रातों भर जगते रहकर पढ़ाई करना है। तब जाकर के मेरिट लिस्ट के अंदर सवेरे 7 बजे वितरित होने वाली पत्रिका के अंदर आपका नाम आएगा, आपके पिता का नाम आएगा। और वह दिन कितना आप उस दिन गौरवान्वित रहेंगे और आपका जो पूरा परिवार है उसके अंदर कैसी खुशी वितरित होगी, उसका आप पहले से अनुभव करने लग जाइए और अपनी मेहनत करते रहिएगा। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इसके अंदर कि बहुविकल्पी के अंदर है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण है, वो आर्थिक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, निम्न में से कौन सा उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। से ऑप्शन सही आंसर है। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, जिसको रोपा नहीं जाता है वह कौन सी फसल नहीं है। तो इसका आंसर कॉफी, गन्ना, गेहूं और रबड़। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं को क्या है, रोपा नहीं जाता, गेहूं को बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथा सवाल, निम्न में से किस क्रिया को तृतीयक क्षेत्रक में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, उद्योग को है वो तृतीयक जो क्षेत्रक श्रेणी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। आपको थोड़ा प्रश्न पढ़ते समय ध्यान में रखना है, या नहीं किया गया है या किया गया है या किया जाता है, इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं अधिकतर छात्र, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। अगला सवाल है हमारा पांचवा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। पूछा जा रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो इसका सही आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। छठा सवाल है, विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है। तो विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है। से ऑप्शन न्यूयॉर्क, अमेरिका की जो सिटी है उसे विश्व का प्रथम मेगा सिटी कहा जाता है। अगला सातवां सवाल है, ज्ञान आधारित उद्योग कौन सा है, यानी ज्ञान आधारित उद्योग। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, चीनी उद्योग और लौह इस्पात उद्योग। तो यहाँ पर आपको कौन सा ज्ञान आधारित लग रहा है। से ए ऑप्शन सही है, सॉफ्टवेयर उद्योग है वो ज्ञान आधारित उद्योग है। अगला आठवां सवाल है, योजना आयोग की स्थान नीति आयोग ने कब लिया था। तो योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग का स्थान है वो कब लिया था। तो इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। आगे 9वां सवाल है, कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका सही आंसर होगा बे ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बड़े जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसके अंदर भी ये सवाल पूछा जाता है। आगे हमारा सवाल है
कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया गया है नवनिश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेता ग्रिफ्थ टेलर ने परिभाषित की है। ठीक है। दूसरी है ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। ठीक है। तीसरा है सकल घरेलू उत्पाद और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को देश के संसाधन आधार पर माना जाता है। और चौथा है नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किससे है? जल संसाधनों के संरक्षण से है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध पूछा जाए तो जल संसाधनों के संरक्षण से है। ये प्रश्न बड़ी भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। आगे हमारा सवाल आता है अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर। पहला प्रश्न है कि सामाजिक भूगोलवेता के कोई दो उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो पहला कौन सा उप क्षेत्र है? व्यवहारवादी भूगोल, और दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल। ठीक है। तो सामाजिक भूगोल के कोई दो उप क्षेत्र पूछे तो व्यवहारवादी भूगोल और सामाजिक कल्याण का भूगोल। नेक्स्ट है दूसरा सवाल, च्युइंग गम का चिक्कल किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा च्युइंग गम का चिक्कल जो जेपोटा वृक्ष के दूध से बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो च्युइंग गम चिक्कल का जो वृक्ष है वो जेपोटा वृक्ष के दूध से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली दो लेगून झीलों के नाम लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं? केरल में वेम्बनाथ झील और उड़ीसा में चिल्का झील है। वो भारत में पाई जाने वाली दो लेगून झीलें है। ठीक है। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है। चौथा सवाल है ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण को है डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल के अंदर मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ये है, और ये भी परीक्षाओं के अंदर सवाल कई बार पूछा गया है। आगे चौथा सवाल लघुत्तरात्मक यहाँ पर सवाल आएंगे आपके। तो इसके अंदर पहला सवाल है चौथा यहाँ पर कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः यह अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है, और यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। अतः जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, ये जनसंख्या घनत्व में मापने का क्या है? सूत्र है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या तथा भूमि के आकार के मध्य पाए जाने वाले अनुपात को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो सूत्र है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ये भी आपसे परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है पांचवा सवाल, मानव विकास के मापन में आय उपागम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आय उपागम। इसका मतलब होता है यह उपागम मानव विकास के मानव के उपागमों में सबसे प्राचीन अर्थात पुराने उपागमों में से एक है, और इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, और इसमें यह माना जाता है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होता है। तो ये होता है मानव विकास के मापन के आय उपागम। ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये है। और आगे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, राष्ट्रीय महामार्ग तथा राज्य महामार्गों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस पर आप गोला लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। 100% परीक्षा के अंदर ये छपने वाला सवाल है। दोनों के अंदर आपको अंतर है वो याद होने चाहिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़े हमन कि राष्ट्रीय महामार्ग देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ते हैं, और राज्य महामार्ग किसी राज्य के मुख्य नगरों को आपस में जोड़ते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय महामार्गों का रखरखाव केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है,
और राज्य महामार्गों का रखरखाव राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उदाहरण दिया है नीचे, शेरशाह सूरी मार्ग एक राष्ट्रीय महामार्ग है और यहाँ पर उदाहरण दिया है अमृतसर चंडीगढ़ मार्ग एक राज्य महामार्ग है। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको याद भी रखना है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका सही आंसर है साथियों कि प्राचीन समय में रोम से चीन तक 6000 किलोमीटर लंबाई के व्यापारिक मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था और इस मार्ग से व्यापारी भारत, पर्शिया यानी ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन से बने रेशम, रोम की ऊन और बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। तो ये था आपका रेशम मार्ग, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला 8वां सवाल है हमारा, मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो मुक्त व्यापार, इसका अर्थ होता है कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खेलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। ये क्या कार्य व्यापारिक अवरोधों यथा सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये होता है मुक्त व्यापार। 9वां सवाल है, ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के कोई 3 उपाय लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियों की बड़ी टंकियों का निर्माण कर घर घर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, ग्रामीण के अंदर पहली समस्या होती है पेयजल की उपलब्धता। तो यहाँ पर आपको समस्या क्या दूर करना है, तो आपको लिखना है कि ग्रामीण बस्तियों में बड़ी टंकियों का निर्माण कर घर घर पेयजल की सुविधा का उपलब्ध करवाना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर अपन को पूछा है कि प्रत्येक घर में शौचालय एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। और तीसरा अपन को लिखना है प्रत्येक बस्ती में विद्यालय एवं चिकित्सालय का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके विवेक पर आधारित प्रश्न है, आप इसको आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक के अंदर अंतर स्पष्ट करना है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। आपको सीमांत श्रमिक के अंदर लिखना है वह श्रमिक जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है और मुख्य श्रमिक वह होता है वह श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 143 है, सॉरी 83 नहीं है, यहाँ पर 83 है, 43 नहीं है। ठीक है, तो 183 दिन काम करता है। तो यहाँ पर आपको अंतर की बात करें तो नॉर्मल अंतर बता, वह श्रमिक जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वह तो होता है सीमांत श्रमिक, और मुख्य श्रमिक वह होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, भारत में श्रमिकों का एक छोटा भाग होता है सीमांत श्रमिक। ठीक है, और मुख्य श्रमिक भारत में श्रमिकों का एक बड़ा भाग होता है। और तीसरा है सीमांत श्रमिक सहायकों के रूप में कार्य करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जबकि जो मुख्य श्रमिक कार्य करने में कुशल होते हैं मुख्यतः एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक के अंदर अंतर है। नेक्स्ट है 11वां सवाल, प्रवास के कोई 3 सामाजिक परिणाम बताइए। तो नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार कल्याण कार्यक्रम, बालिका शिक्षा आदि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आसानी से प्रसार होता है। दूसरा है विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है। तीसरा यहाँ पर आपको लिखना है इससे एक और मिश्रित संस्कृति का उद्विकास होता है। वही दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के कुछ लोग हीनता ग्रसित होकर अपराध और औसत दुरुपयोग जैसी असामाजिक क्रियाओं में फंस जाते हैं। तो ये होता है प्रवास सामाजिक जो परिणाम के कारण।
ठीक है। नेक्स्ट है 12वां सवाल, गैरीसन मगर क्या होते हैं और उनका क्या प्रकार ये होता है। तो आपको बताना है कि गैरीसन छावनी नगर होते हैं, गैरीसन छावनी नगर होते हैं और इन नगरों का विकास सैन्य संबंधी कार्यों हेतु किया जाता है और यहाँ पर मुख्यतः सैनिक अभ्यास प्रशिक्षण कार्यालय तथा सेना संबंधी अन्य कार्य किए जाते हैं और इसलिए ये कैट या कैंटोनमेंट भी कहलाते हैं। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर भारत के प्रमुख गैरीसन नगर है। तो आपसे घुमा फिरा कर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कैंटोनमेंट से आप क्या समझते हैं। तो गैरीसन को ही क्या कहते हैं, कैंटोनमेंट कहा जाता है या कैट कहा जाता है, जो कि एक सैनिक छावनी होती है। ठीक है, जहाँ सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और सैनिकों के संबंधित अन्य कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। और भारत के अंदर गैरीसन या कैंटोनमेंट पूछे आपसे तो अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर ये भारत के प्रमुख गैरीसन नगर है। तो ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में कोई 3 अंतर बताइए। तो इसका सही आंसर है साथियों धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के अंदर 3 अंतर। पहला अंतर आपको लिखना है कि वह खनिज पदार्थ जिनसे धातु की प्राप्ति होती है धात्विक खनिज कहलाते हैं और अधात्विक खनिज यानी वह खनिज पदार्थ जिनसे किसी भी प्रकार की धातु प्राप्त नहीं होती है अधातु खनिज कहलाता है। और धात्विक खनिज के अंदर यानी धात्विक खनिज ये खनिज प्राय आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज है प्राय अवसादी शैलों के अंदर पाए जाते हैं। और ये खनिज मुख्यतः लोहा, तांबा, स्वर्ण, मैग्नीज और ये धात्विक खनिज के क्या है प्रमुख उदाहरण हैं। जबकि अधात्विक खनिज के प्रमुख उदाहरण की बात करें तो कार्बनिक उत्पत्ति एवं अकार्बनिक उत्पत्ति वाले जैसे कोयला हो गया, अब्रक हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि प्रकार के होते हैं। तो धात्विक और अधात्विक के अंदर आपको थोड़ा अंतर समझना है। ये भी काफ़ी प्रश्न अच्छा था, सरल भी है, आप अपने विवेक से भी लिख करके आ सकते हो। नेक्स्ट है अगला सवाल, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो आपको लिखना है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर प्रारंभ किया गया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। और राष्ट्रीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृति, पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड, मिकिर पहाड़ी, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिला तथा तमिलनाडु की नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये है साथियों पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय समिति द्वारा जो इनके जो सुझाव है पहाड़ी क्षेत्रों को विकास के लेकर इसको है वो लागू किया गया है। वहाँ की स्थल आकृति को ध्यान में रखा गया है, पारिस्थितिकी और सामाजिक और आर्थिक दशाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल है उन महत्वपूर्ण मदों के नाम बताइए जिन्हें भारत विभिन्न देशों में आयात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा भारत विभिन्न देशों से उर्वरक, पेट्रोलियम, खाद्य तेल, लुगदी, अपशिष्ट पेपर बोर्ड व अखबारी कागज़, एलोवे धातुएं, धातुमयी अयस्क, लोहा, स्टील, मोती, बहुमूल्य रत्न, दालें, गैर धात्विक खनिज, व्यावसायिक उपकरण, मशीनरी, वस्त्र, धागे, कोयला, कोक, स्टिका, पेट्रोलियम उत्पाद, चिकित्सीय एवं फार्मा उत्पाद, रासायनिक उत्पाद आदि का आयात करता है। तो भारत इतनी चीज़ों का क्या करता है विदेशों से आयात करता है। अगला हमारा सवाल संख्या 16 है कि पर्यटन आकर्षण के किन्हीं 3 कारकों के उदाहरण 3 कारकों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो पहला कारक है
भूदर्शीय, ठीक है। और दूसरा है इतिहास एवं कला, और तीसरा यहाँ पर यह है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो पहले तो आपको कारणों को याद रखना है। पर्यटन आकर्षण के 3 कारक कौन कौन से होते हैं? तो भूदर्शीय, इतिहास और कला, और संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ठीक है। और भूदर्शीय के अंदर अपन को लिखना है, भूदर्शीय पर्यटन आकर्षण का प्रमुख कारक है। अनेक व्यक्ति आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अपनी छुट्टियों को व्यतीत करना पसंद करते हैं, जिसका पर्याय अर्थ होता है पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट तथा मनुष्य द्वारा पूरी तरह से अपरिवर्तित भूदर्शीय है। और इतिहास एवं कला के अंदर है, किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। व्यक्ति प्राचीन और सुंदर नगरों एवं पुरातत्व के स्थान पर जाते हैं तथा किलों, महलों, गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। और तीसरा है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। इसके अंदर मानव जातियों और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन आकर्षित करता है। यदि कोई प्रदेश जो आपके पर्यटकों की आवश्यकताओं को सस्ते दामों में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। तो वर्तमान समय में घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। यथा गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग आदि है, ठीक है। तो ये पर्यटन आकर्षण के 3 प्रमुख कारक है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगला सवाल है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? इस पर आप गोला कर लीजिए और स्टार लगा लीजिए। इन तीनों में से एक शब्द तो परीक्षा के अंदर छपने वाला है और आप ये मान कर चलिए इन तीनों को रट करके जाना है। तीनों साथ में भी आ सकते हैं और तीनों में से कोई एक तो 100% छपेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब होती है? 1991 के अंदर होती है। और इस नीति में 3 मुख्य लक्ष्य है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। अब उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? उदारीकरण से अभिप्राय है उद्योगों पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना या कम किया जाना चाहिए। और इसके अंतर्गत आर्थिक नियमों तथा कानूनों में लचीलापन, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और उद्योगों की स्थापना करना, वाणिज्य व्यापार क्षेत्रों में छूट संबंधी समस्त प्रयासों को शामिल किया गया है। तो यही है उदारीकरण। और दूसरा हम बात करते हैं निजीकरण की। तो निजीकरण के अंदर है, निजीकरण से अभिप्राय होता है कि सरकार द्वारा लगाए गए उद्योगों को निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाए। औद्योगिक नीति में निजीकरण घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। और तीसरा यहाँ पर जो 1991 की वैश्विक नीति है, इसके अंदर वैश्वीकरण शब्द है। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत अर्थात समायोजित करना। वैश्वीकरण के माध्यम से समाज और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम, संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रतापूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। आप तीनों को अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। अगला 18वां सवाल है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। तो पाइपलाइन परिवहन के लाभ क्या होता है? तो पहला लाभ है ये परिवहन का सस्ता वह सुविधाजनक साधन है। दूसरा लिखना है दुर्गम क्षेत्रों, घने वनों, मरुस्थलों तथा पर्वतों पर भी इसका निर्माण संभव है। तीसरा लिखना है इसके द्वारा पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति बनी रहती है। चौथा लिखना है सड़क व रेल परिवहन को तुलना में इसमें कम समय लगता है, ठीक है, और इसके अंदर कम धन भी खर्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां प्रदूषण रहित परिवहन का साधन है। और छठा है इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित कर परिवहन किया जा सकता है। और इसकी हानि की बात करें तो पहली हानि लिखना है एक बार पाइपलाइन बिछा देने के पश्चात इसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती है। ये दूसरा है भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत करने में कठिनाई होती है। तीसरा है
पाइपलाइन से पदार्थों को रिसाव को पता लगाना भी कठिन होता है। और चौथा है, इसके द्वारा केवल द्रव्य पदार्थों का ही परिवहन हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है पाइपलाइन के अंदर आदमी को बिठा दिया और आदमी का परिवहन हो जाएगा, यानी वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदमी नहीं जा सकता है। इसके अंदर हम पेट्रोलियम, तेल, इस प्रकार से ऑयल, इस प्रकार से हम परिवहन कर सकते हैं ताकि एक चोरी न हो, कम समय लगे और धन भी कम खर्च हो। तो ये है पाइपलाइन के क्या आपके लाभ और हानि। अब आपको ये निम्नात्मक प्रश्नों की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, विश्व की विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। और दूसरा सवाल है, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है फिर भी औद्योगिक दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के अंदर भेज दी जाएगी। कुछ नहीं भेजी गई है वो भी जल्दी से जल्दी भेजने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला 20वां सवाल है, भारतीय कृषि के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि के अंदर कौन सी 4 समस्या हैं उनका वर्णन करना है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अथवा के अंदर है, भारत में भू उपयोग परिवर्तन के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये इस पीडीएफ के अंदर हमने सारा अच्छी तरीके से छापा है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, अगला हमारा मानचित्र प्रश्न है 22वां कि 21वां प्रश्न है, मानचित्र कार्य से संबंधित प्रत्येक प्रश्नों के 2 अंक है। दिए गए प्रश्नों को रेखा चित्र जो वाणिज्यिक अनाज की कृषि वाले कनाडा, रूस और मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका को दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इस मानचित्र के अंदर दर्शाना है। यहाँ पर 22 के अंदर बेंगलोर, विशाखापट्टनम, जबलपुर और अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पर नीचे इसका आंसर भी दिया गया है, ये देख लीजिए आप। अहमदाबाद यहाँ पर बताया गया है गुजरात के अंदर है, ये जबलपुर, ये बेंगलोर कर्नाटक, ये विशाखापट्टनम। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो ये आपके 2 नंबर का एक मानचित्र आएगा, इसको संपूर्ण तरीके से आपको हल कर लेना है। तो साथियों, ये हमने आपके लिए वीडियो बनाया है भूगोल का। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो इसको पहली बात तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, और दूसरी बात है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तीसरी बात है, वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ भी आपको चौथी बात है कि अगर आपका कुछ कंफ्यूज है, कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दीजिए। जैसे ही हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपका प्रश्न उसके अंदर ऐड कर देंगे और आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। इतनी चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको उस ग्रुप के अंदर ऐड करना और आप भी हमारे साथ जुड़ना। परीक्षा तक हम आपको इस प्रकार से मॉडल पेपर हल करते रहेंगे और हमसे वादा भी करते हैं आप कि आपके जितने भी हम सवाल हल करवाने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं पेपरों में से आपकी परीक्षा के अंदर आएंगे। इसके लिए आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लगातार कोशिश करते रहिए और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आपको हर एक जो आपकी इच्छा है उस चीज़ को पा सकते हो, उस चीज़ के अंदर आप सफलतम कार्य कर सकते हो। चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप डांस करो, चाहे आप सिंगिंग करो, जो भी आपकी इच्छा है उसको आप अच्छे से करो, निश्चित रूप से आप हर क्षेत्र के अंदर सफल हो जाओगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।